अब हम आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द टॉपिक, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हार्ट फेलियर। इन्वेस्टिगेशन ऑफ हार्ट फेलियर में अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है हल्की बुल्की शॉर्टनेस और ब्रेथ के साथ, तो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन आप करवाना चाहेंगे वो होती है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में बेसिकली आपको 5 चीज़ें मिलती हैं, ABCDE। ए से मुराद एल्वुलर एडिमा। ये एडिमा जो होता है एल्वुलाई में फ्लूइड एकम्युलेशन हो जाती है और ये डॉटेड सा होता है। और बी पे जो है बी कर्ली लाइंस मिलती हैं। बी कर्ली लाइंस बेसिकली जो होती हैं वो इंटरस्टिशियल एडिमा को जो है वो सजेस्ट कर रही होती हैं। एडिमा इतना ज़्यादा हो चुका होता है, एक तो एल्वुलाई के अंदर हो जाता है, नंबर 2 इंटरस्टिशियम में चला जाता है। जो बी कर्ली लाइंस होती हैं ये सजेस्ट कर रही होती हैं इंटरस्टिशियल एडिमा को, और ये हमें करेक्टरिस्टिक जो है फेमस बैट विंग अपीयरेंस देती हैं बी कर्ली लाइंस। सी से मुराद कार्डियोमेगाली होते हैं। कार्डियोमेगाली मीन्स के आपके हार्ट का नॉर्मल साइज से बढ़ जाना। आपके हार्ट का जो नॉर्मल साइज माना जाता है वो होता है कि हेमीथोरेक्स, लेस देन हेमीथोरेक्स। आपका जो थोरेक्स है उसका जितना साइज है उसके हाफ से कम होना चाहिए। अगर आपका थोरेक्स फॉर एग्जांपल कोई 12 इंचेस का है तो आपका हार्ट का जो साइज होना चाहिए लेस देन 6 इंचेस होना चाहिए। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि इस सिचुएशन में आपका हार्ट का जो साइज होता है वो मोर देन हेमीथोरेक्स हो जाता है। मीन्स के 8 इंचेस का हो जाएगा, 9 इंचेस का हो जाएगा, लाइक दिस। और डी से हमारा डायलेटेड जो वास्कुलेचर मिलता है आपको, खासतौर पर जो अपर लोब की वेसल्स होती हैं वो ज़्यादा डायलेट कर जाती हैं, अपर लोब वास्कुलेचर। प्लूरल एफ्यूजन मिलता है। प्लूरल एफ्यूजन से मुराद ये है कि आपने लंग्स और प्लूरा के डिसऑर्डर्स को कभी मिक्सअप नहीं करना आपने, क्योंकि लंग एक अलग चीज़ है और प्लूरा एक अलग चीज़ है। जैसे लंग के अंदर जो है वो एडिमा हो सकता है, इस तरह कंजेशन हो सकता है, इस तरह आपके प्लूरा के अंदर भी कंजेशन हो जाती है। तो माना यह जाता है कि लीडिंग काज ऑफ बायलेटरल प्लूरल एफ्यूजन वर्ल्ड वाइड इज हार्ट फेलियर। दुनिया भर में जितना भी प्लूरल एफ्यूजन होता है उसकी लीडिंग काज क्या है कि हार्ट फेलियर। अगर किसी बंदे को हार्ट फेलियर है तो उसमें प्लूरल एफ्यूजन लाजमी होना ही होना है। और प्लूरल एफ्यूजन में होता क्या है, बेसिकली लंग की बेस पे होते हैं एंगल्स जो आपके हार्ट को टच कर रहा होता है, उसे कहते हैं कार्डियोफ्रेनिक एंगल, और जो आपकी चेस्ट वाल की तरफ होते हैं उसे कहते हैं जो है अपना कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स। तो बेसिकली प्लूरल एफ्यूजन में इन लंग्स की क्या हो जाती है, ब्लंटिंग हो जाती है। इन प्लूरल एफ्यूजन देयर इज ब्लंटिंग ऑफ द कोस्टोफ्रेनिक एंड कार्डियोफ्रेनिक एंगल्स। तो चेस्ट एक्सरे में हमें ABCDE ये 5 चीजें देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो होती है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में यह है कि पूछा यह जाता है एग्जाम में कि मोस्ट सेंसिटिव जो इन्वेस्टिगेशन है वो कौन सी है, एक्सरे है या ECG है। तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ECG। क्यों? क्योंकि ये मोर सेंसिटिव इसलिए होती है, लेफ्ट और राइट एक्सेस डेविएशन इसमें शो हो जाती है। अभी आपकी मायोकार्डियम पर प्रेशर वॉल्यूम ओवरलोड बढ़ता ही है, ठीक है, कि आपकी राइट या लेफ्ट वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी होती है। जैसे होती है क्या होता है, लेफ्ट और वेंट्रिकल एक्सेस की डेविएशन हो जाती है। लेफ्ट एंड वेंट्रिकल एक्सेस डेविएशन से मुराद ये है कि आपकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट टुवर्ड्स लेफ्ट या राइट वेंट्रिकल वो क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। अगर राइट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी हो रही है तो राइट एक्सेस डेविएशन होगी, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी हो रही है तो लेफ्ट जो है वो एक्सेस डेविएशन होगी। उसके बाद जो टेस्ट है वो है ब्रेन नेट यूरेट्रिक पेप्टाइड या फेमसली नोन एज BNP। तो BNP के बारे में यह पूछा जाता है कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन ऐसी है जो अर्लीस्ट हार्ट फेलियर को सजेस्ट करती है। भाई आपके पास कोई पेशेंट आए हल्की फुल्की जो है उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ना ECG पे कुछ नजर आ रहा है ना ही चेस्ट एक्सरे पे, लेकिन आपको शक है कि हो सकता है इसमें हार्ट फेलियर हो, तो आप कौन सा टेस्ट करवाएंगे? आप टेस्ट करवाएंगे BNP। क्यों? क्योंकि ये पैदा होता है वेंट्रिकल्स में और रिलीज होता है इन रिस्पॉन्स टू प्रेशर एंड वॉल्यूम ओवरलोड ऑन द मायोकार्डियम, ठीक है। जैसे ही आपके पास जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम ओवरलोड मायोकार्डियम के ऊपर पड़ता है, ठीक हो गया, तो क्या होगा, जो है आपकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। हाइपरट्रॉफी से लेफ्ट एंड राइट एक्सेस डेविएशन हो जाएगी, वो आपने कर ली ECG में। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है रिलीज होता है वेंट्रिकल से, ठीक हो गया, क्योंकि ये पैदा भी वेंट्रिकल में होता है। आपने ब्रेन नेट यूरेट्रिक पेप्टाइड के नेम पे नहीं जाना। ब्रेन इसलिए लिखा गया क्योंकि फर्स्ट टाइम डायरेक्ट ब्रेन में हुआ था, इसलिए इसका ब्रेन नेट यूरेट्रिक पेप्टाइड जो है वो नाम रखा गया है। आपकी वेंट्रिकल्स पे क्या है कि वॉल्यूम और प्रेशर ओवरलोड पड़ा, उसके रिस्पॉन्स में ये वेंट्रिकल से रिलीज होगा। अब इसका काम क्या है, क्यों रिलीज होता है ये वॉल्यूम और प्रेशर ओवरलोड के, क्यों? इन रिस्पॉन्स टू प्रेशर एंड वॉल्यूम ओवरलोड एंड इट ट्राइज टू सप्रेस रास।
मीन्स क्या, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये किसके अगेंस्ट होता है? आपके वेंट्रिकल्स पे या मायोकार्डियम पे प्रेशर और वॉल्यूम ओवरलोड कौन सी चीज बढ़ा रही होती है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। और ये उसके रिस्पॉन्स में आता है, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए आता है। ये चाहता है कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को मैं सप्रेस करूं। एक तरफ से जो पहलवान है वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम है, उसके मुकाबले में आपका आ जाता है बीएनपी, वेंट्रिकल्स में पैदा होता है और वहीं से रिलीज हो जाता है। तो ये क्या करता है? ट्राई करता है टू सप्रेस रेनिन एंजिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। लेकिन याद रखिए ये सिर्फ कोशिश ही कर सकता है, क्योंकि मैदान में जब दो पहलवान हो तो एक ही जीतता है। और इस दफा जो स्ट्रॉन्ग पहलवान है, मजबूत पहलवान है, वो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। बीएनपी कोशिश तो करता है लेकिन फेल हो जाता है उसको सप्रेस करने की। इसका क्या काम होता है? इट प्रमोट्स डायूरेसिस एंड नेट्यूरेसिस। नेट्यूरेसिस, डायूरेसिस का मतलब आपके यूरिन के रास्ते पानी और सोडियम को निकालना, जबकि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन का सिस्टम होता है सोडियम और वाटर की रिटेंशन। अब वो निकाल रहा होता है सोडियम और वाटर को, बीएनपी, लेकिन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो है उसको रिटेन कर रहा होता है। काम चल रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड जो जीत होती है, जो विनर बनता है, वो बनता है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। सही हो गया। और प्रोग्नोस्टिक टेस्ट से क्या मुराद है? प्रोग्नोस्टिक टेस्ट से मुराद ये है कि प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस नहीं, प्रोग्नोसिस के पेशेंट का बनेगा। भाई एक हार्ट फेलियर का पेशेंट है, उसे आप हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, वो पेशेंट हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, वो किसी से पता चलेगा? ब्रेन नेट्यूरेटिक पेप्टाइड टेस्ट से। और इस चीज को कहते हैं प्रोग्नोसिस या प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। वो कैसे? वो भी ऐसे, कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है, उसमें क्या है कि आपका जो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम क्या कर रहा है? फ्लूइड और वॉल्यूम ओवरलोड कर रहा है। अब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे दे दी एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर क्या करेगा? वो ये करेगा कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को स्टॉप करेगा। कैसे स्टॉप करेगा? एंजियोटेंसिन 1 के एंजियोटेंसिन 2 में जो कन्वर्जन है उसे इनहिबिट कर देगा। सही है। अब इस चीज को चेक करना है कि डॉक्टर ने जो एस इनहिबिटर दिया है वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को स्टॉप कर भी रहा है या नहीं कर रहा, मीन्स कि अफेक्टिव है या अनअफेक्टिव है। तो अगर तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को इनहिबिट कर देगा आपका एस इनहिबिटर, तो उससे क्या होना चाहिए? मायोकार्डियम के ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम ओवरलोड कम होना चाहिए। अगर वो कम होना चाहिए तो वेंट्रिकल से आपका बीएनपी भी कम रिलीज होना चाहिए। अगर तो बीएनपी कम रिलीज हो रहा है, इसका मतलब कि पेशेंट ठीक हो रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है ट्रीटमेंट को। अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब बीएनपी का लेवल बढ़े जा रहा है, क्योंकि ज्यादा फ्लूइड और वॉल्यूम ओवरलोड है। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि बीएनपी रिलीज ही उस वक्त होता है जब मायोकार्डियम के ऊपर जब प्रेशर और वॉल्यूम ओवरलोड ज्यादा होता है। उसके बाद आप जो आएंगे ईकेजी पे। ईकेजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इस लिहाज से कि हमें एटियोलॉजी के बारे में बताता है और ये डिटेक्ट करता है किस चीज को? ये डिटेक्ट करता है आपके हिथेरो अनसस्पेक्टेड वेल्वुलर हार्ट डिजीज। एटियोलॉजी को और डिटेक्ट करता है हिथेरो अनसस्पेक्टेड वेल्वुलर हार्ट डिजीज, जैसे कि ओकल्ट मैटरल स्टेनोसिस। और नंबर 3 पे ये क्या करता है कि आइडेंटिफाई करता है पेशेंट who will get benefit from the long term drug therapy or not। भाई एक तो एटियोलॉजी के बारे में बताता है, नंबर 2 जिस चीज के बारे में बताता है कि कोई वेल्वुलर हार्ट डिजीज वगैरह तो नहीं है, नंबर 3 ये कि जो बंदा दवाई दिए जा रहे हैं पेशेंट को वो लॉन्ग टर्म ड्रग थेरापी से जो उसे फायदा होने भी वाला है कि नहीं होने वाला। हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया और अभी हमारा लास्ट जो 1 आधे मिनट की डिस्कशन होगी वो होगी ट्रीटमेंट पे। फर्स्ट लाइन जो ड्रग है वो इस इनहिबिटर है। मैंने आपको तसल्ली से बताया कि ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को इनहिबिट करेगी। और उसके बाद डायूरेटिक का काम ये है कि आपके जो है वो डायूरेसिस करवाएगी। जो एडिमा हो चुका है, सोडियम और वाटर की रिटेंशन है, उसे यूरिन के रास्ते जो है वो निकाल देगी। और उसके बाद ARBs एंड ब्लॉकर डाइजोक्सिन आपकी कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ा देगा। उसके बाद वेसोडाइलेटर्स हैं जो आपके जो आर्टरीज वगैरह को डायलेट करेंगे। उसके बाद बेटा ब्लॉकर्स हैं जो टैकीकार्डिया के लिए यूज होते हैं। उसके बाद एम्योड्रोनिन और इवाब्रिडीन ये ड्रग्स यूज होती हैं। और ये सारी ड्रग्स इन्वेस्टिगेशन आपकी जो है मैंने डिस्कस की है आपकी डेविडसन मेडिसिन बुक से। थैंक यू।